हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल हब। तो आज हम हमारी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड बैंकिंग को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में मनी और बैंकिंग के बारे में डिटेल में बताया गया है। इस वीडियो में हम सिर्फ मनी के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बैंकिंग के ऊपर आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस दिखाए गए हैं वो सारे क्वेश्चन सीबीएसई के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट, स्टेट द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई दिल्ली 2013-2010। व्हाट इज इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई दिल्ली 2011 और नेम द 2 कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई ऑल इंडिया 2010। ठीक है, तो मनी सप्लाई जो होता है, अब मनी सप्लाई क्या होता है कि जो कितना मनी पब्लिक के पास में सर्कुलेट हो रहा है एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इकोनॉमी के अंदर, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। तो इसके कोई भी 2 कंपोनेंट्स बताने हैं, तो इसके 2 हो जाएंगे आंसर। द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई: करेंसी नोट हेल्ड बाय पब्लिक, सेकंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो पहला क्या है, करेंसी नोट हेल्ड बाय पब्लिक, यानी कि जो पैसा पब्लिक के पास में है वो एक तो वो मनी सप्लाई का पार्ट है, क्योंकि हमारे पास में जो भी पैसा है उसको क्या करते हैं, हम शॉप पे जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो पैसा शॉपकीपर के पास में जाता है, फिर शॉपकीपर किसी और को देता है, तो वो जो पैसा है जो हमारे पास है वो क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है, सर्कुलेशन में आता है। तो एक तो वो हो जाएगा। और सेकंड, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि हम जो है हमारा सेविंग होती है, हमारी जो सेविंग होती है उसको हम बैंक में जमा करवाते हैं। ठीक है, तो बैंक में जो है कमर्शियल बैंक्स में जो डिमांड डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट मतलब कि जिसको आप कभी भी निकलवा सकते हो। ठीक है, तो वो पैसा जो होता है वो डिमांड डिपॉजिट होता है। तो ये दोनों जो है मनी सप्लाई के अंदर आते हैं। पहला तो क्या, करेंसी नोट हेल्ड बाय पब्लिक, और सेकंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मनी सप्लाई दिल्ली 2011 और 2010, यानी कि मनी सप्लाई क्या होता है। इसका आंसर होगा द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमॉन्ग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई, यानी कि टोटल स्टॉक जो है मनी का, वो जो टोटल स्टॉक है मनी का सर्कुलेशन में पब्लिक के बीच में एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन मनी ऑल इंडिया 2011 गिव द मीनिंग ऑफ मनी ऑल इंडिया 2010, यानी कि मनी को डिफाइन करो या फिर मनी की मीनिंग बताओ। तो इसका आंसर होगा मनी इज डिफाइंड हैज अ थिंग or object what is commonly accepted as a medium of exchange. It is an intermediate good which is acceptable to both the parties, i.e. buyers and the sellers. तो देखो मनी जो होता है ना, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप क्या कर सको, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ कर सको। जैसे कि पहले क्या करते थे कि जो कमोडिटी है उसको क्या करते थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास में जो है गेहूँ है तो आप चॉकलेट वाले को गेहूँ ले जाके दे दो, वो आपको चॉकलेट देगा। तो ये भी क्या है, एक एक्सचेंज हुआ। लेकिन इसमें क्या है, कोई एक कॉमनली एक्सेप्टेड चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी गेहूँ ले ही, जो चॉकलेट बेचने वाला है वो, या फिर उसको उन गेहूँ की ज़रूरत नहीं हो, या फिर वो गेहूँ खाता भी नहीं हो, तो ऐसा कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन मनी जो है ना, आप अगर किसी को मनी ले जाके देते हो और आप कोई भी सामान खरीदते हो तो शॉपकीपर आप ले लेगा, क्योंकि उसे पता है कि उस मनी से वो अपनी जो भी चीज़ वो चाहे वो खरीद सकता है। तो मनी कुछ भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आप क्या करो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ करो। और ये क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड की तरह होता है जिसको बायर और सेलर दोनों एक्सेप्ट करते हैं। अब हम देखेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि जो मनी का फंक्शन है एक यूनिट ऑफ अकाउंट, उसका महत्व बताइए। अब देखो यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू।
ठीक है। तो देखो मनी को है ना हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन वैल्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आप चॉकलेट खरीदने गए, अब अगर आप चॉकलेट को जो है गेहूं के बदले खरीद रहे हो तो आपको अलग अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अगर आप उस चॉकलेट को एप्पल के बदले खरीद रहे हो तो आपको अलग अमाउंट पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चॉकलेट को मनी के टर्म्स में खरीद रहे हो तो आपको एक ही अमाउंट पे करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको क्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप एक ही कमोडिटी को जो है अलग अलग कमोडिटी में खरीदो, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। लेकिन मनी जो है वो कॉमन मेज़र है वैल्यू का, उसके टर्म्स में आप फिक्स कर सकते हो कि जो है ये कोई भी प्रोडक्ट कितने का होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मनी सर्व्स हैज़ अ यूनिट ऑफ वैल्यू और कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू इन टर्म्स of which the value of all goods and services are measured. This helps in measuring the exchange value of commodities, the price of all the goods and services can be fixed in terms of money, and the problem of expressing of the value of each commodity in terms of quantities of other good can be avoided. The function of money make it possible to keep business accounts. It would not be possible to keep business accounts unless all business transactions are expressed in terms of money. तो देखो मनी जो होता है ना ये कॉमन मेज़र होता है वैल्यू का। आप क्या कर सकते हो, जितनी भी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी जो है अमाउंट को फिक्स कर सकते हो, उनकी वैल्यू को फिक्स कर सकते हो मनी के टर्म्स में, कि अगर आपको चॉकलेट चाहिए आपको 10 रुपये देने हैं, आइसक्रीम चाहिए तो ऐसे तो अलग अलग कैटेगरी की आती है सारी चीज़ें, तो मतलब एक फिक्स होता है कि आपको ये चीज़ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो ये जो मनी होता है वो क्या किस में हेल्प करता है, जो कमोडिटीज़ होती है उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। मनी से जो प्रॉब्लम्स है कि किस कमोडिटी का कितना प्राइस होगा वो दूर हो जाती है, क्योंकि सब कमोडिटी के जो प्राइस है वो क्या कर दिए जाते हैं, फिक्स कर दिए जाते हैं कि अगर आपको ये कमोडिटी चाहिए तो आप इसके बदले इतने पैसे दे दो। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि ये कमोडिटी चाहिए तो इसके बदले में राइस कितना होगा, वीट कितना देना होगा, एप्पल कितनी देनी होगी, तो ऐसे फिर अलग अलग हो जाते हैं। और साथ ही साथ में मनी जो है उसकी वजह से हम बिजनेस अकाउंट्स को आसानी से कर पाते हैं। बिजनेस अकाउंट जो है मनी के बिना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शंस किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, मनी के टर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी, दिल्ली 2014, 2012 एंड कंपार्टमेंट 2014। यानी कि जो मनी का क्या महत्व है, हैज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू जो फंक्शन है मनी का, उसमें मनी की क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब देखो कि हम क्या कर सकते हैं, मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि हम कितना भी पैसा जो है जमा करके रख सकते हैं। अब अगर मान लो आप लोग एप्पल जमा करके रखो या फिर कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट या फिर क्लोथ्स भी इवन आप रखोगे तो भी क्या होंगे, वो थोड़े टाइम के बाद में ख़राब होने लग जाएंगे। लेकिन मनी कभी ख़राब होता है, नहीं होता। साथ ही साथ में मनी को स्टोर करना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत छोटा होता है और बहुत पतले पतले होते हैं नोट, है ना। तो ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू है ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। तो हम आंसर देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू हैज़ अ फंक्शन ऑफ मनी आर। तो इसमें नीचे सिग्निफिकेंस बताई गई है इस फंक्शन की, स्टोर ऑफ वैल्यू की। तो फर्स्ट, द मनी इज एन असिस्ट दैट रिटेन वैल्यूज ओवर टाइम पीरियड, प्राइस रिमेन्स कंस्टेंट, द पब्लिक स्टोर्स देयर वेल्थ इन फॉर्म ऑफ मनी। तो देखो मनी जो है ना, आज आपने 10 रुपये का नोट आपको किसी ने दिया और आपने अपने पास रख लिया, तो ऐसा है क्या कि कल जो है वो 8 रुपये हो जाएंगे, फिर परसों वो 6 रुपये हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अगर किसी ने आपको कुछ भी दिया है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको फ़ोन भी दिया है ना, तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आएगा। जो आपका 10,000 का फ़ोन है वो थोड़े दिन बाद 8,000 का होगा, फिर 6,000 का होगा, तो उसमें क्या होता है, वैल्यू में डिक्लाइन आता है। जबकि मनी की वैल्यू में कभी डिक्लाइन नहीं आता, इसलिए मनी को आप क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। सेकेंड, पीपल कैन होल्ड वेल्थ इन फॉर्म ऑफ मनी हैज़ इट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल। अब लोग क्या कर सकते हैं कि उनका जो भी धन संपत्ति है
उसको वो पैसों के तौर पे जमा करके रख सकते हैं कि हमारे पास में 20,000 रुपये हैं या फिर 20 लाख रुपए हैं, ठीक है। इस तरीके से वो जमा करके रख सकते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि ये इस पैसे से वो सब कुछ खरीद सकते हैं। अगर आप क्या करते हो, एक प्लॉट खरीदने जाते हो, तो ऐसा थोड़ी है कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ट्रॉलियाँ ले जाओगे कि ये लो 2 ट्रॉली फ्रूट्स वेजिटेबल्स या फिर कितनी भी, और मेरे को प्लॉट दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मनी जो है वो क्या कर लेगा, प्लॉट वाला एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसीलिए जो है लोग क्या करना चाहते हैं, मनी को होल्ड करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन बाय द वे ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। अब देखो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, तो एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कोई भी एक मशीन को खरीदना, कोई भी एक बिल्डिंग बनाना, ठीक है। तो अगर आपको मशीन खरीदनी है, बिल्डिंग बनानी है, तो आप क्या करोगे, पैसे का यूज़ करोगे, ठीक है। तो जो पैसा होता है उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फंक्शन ऑफ मनी। यानी कि मनी का एक फंक्शन होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, उसको एक्सप्लेन करो। अब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, तो जैसे कि आपने कोई भी एक सामान खरीदा, आपने आज उसको खरीद लिया है, लेकिन आपने अभी उसका पेमेंट नहीं किया है, आप उसका पेमेंट फ्यूचर में करने वाले हो, तो वो होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर, money simplifies the mechanism of deferred payments by a great deal. Deferred payments means future payment. When we take a loan from somebody, we not only pay the principal amount but also the interest amount. Under the barter system of exchange, it was very difficult to make such transactions as a money maintains a standard value over a period of time, provided प्राइस रिमेन्स कंस्टेंट, डिफर्ड पेमेंट कैन बी इजीली डन। यानी कि देखो आप लोग क्या करते हो, कोई भी है ना कुछ भी खरीदते हो, फॉर एग्जांपल कि आपने है ना 10 kg वीट खरीद लिया, अब आपको पेमेंट करना है। अगर आप उसका पेमेंट किसी भी कमोडिटी के टर्म्स में करते हो, जैसे कि आपने सोचा कि मैं है ना इसको 12 किलो सेब दे दूँगा, ठीक है, ऐसा आपने सोच कर और पेमेंट किया, उससे बात कर ली कि मैं 12 किलो जो सेब है मैं आपको फ्यूचर में दूंगा, बात तय हो गई। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि वो जो क्वालिटी की सेब थी, वो जो पहले फिक्स की थी, वो सेम क्वालिटी बाद में जाके नहीं मिली, तो फिर उस दुकानदार ने क्या बोला कि नहीं, मेरे को 12 नहीं, मेरे को 20 kg सेब चाहिए। तो ऐसे तो नहीं होगा, है ना। फिर क्या होता है, मनी के टर्म्स में अगर हम देखें तो मनी की ऐसी कोई क्वालिटी थोड़ी होती है, नोट तो नोट होता है, ठीक है। अगर आज आपने फिक्स कर लिया कि मैं 1,000 रुपये दूंगा 20 किलो गेहूं के बदले, तो 10 साल बाद भी वो 1,000 ही रहेंगे, मतलब कि गेहूं की प्राइस बढ़ जाती है, पर वो जो क्वालिटी है मनी की वो तो डिक्लाइन नहीं होगी ना। क्वालिटी के बेसिस पे तो आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं वो बहुत आसानी से क्या हो सकते हैं, मनी के द्वारा किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, explain the store of value as a function of money, foreign 2011, ऑल इंडिया 2009। यानी कि मनी का एक फंक्शन होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, उसे एक्सप्लेन करो। अब स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है, तो मनी को स्टोर करके रखना, मनी को जो है हम स्टोर कर सकते हैं, वही क्या है, मनी का फंक्शन है, और उसे हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर, मनी इज एन असेट दैट रिटेन इट्स वैल्यू ओवर टाइम, पीपल्स store their wealth in the form of money. Money overcomes the problem of storing perishable items. Under the barter system of exchange, with money people hold liquidity and value in much more convenient manner. तो देखो मनी जो होता है वो एक असेट होता है जो कि अपनी वैल्यू को कभी भी नहीं खोता। अब जैसे कि अगर आप देखोगे कि आपके पास में 20,000 रुपये हैं, तो ऐसा है क्या कि वो 10-15 दिन बाद कम हो जाएंगे, या फिर उनकी क्वांटिटी कुछ भी कम नहीं होगी, तो वो हमेशा अपने वैल्यू को रिटेन करके रखते हैं। इसीलिए लोग जो है अपनी जो धन संपत्ति होती है उसको पैसे के फॉर्म में रखते हैं।
जो मनी होता है उसकी वजह से क्या नहीं हो सकता, मतलब वो कभी ख़राब नहीं हो सकता। जबकि पेरिशेबल आइटम्स है जैसे कि वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, आप उनको तो स्टोर करके नहीं रख सकते, वो तो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। जबकि मनी तो कभी ख़राब होता ही नहीं है। तो आप मनी को जो है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ कर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की जगह पे यूज़ कर सकते हो। अब जो मनी होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब कि आप मनी दिया और ख़रीद लिया, ठीक है, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, और भी ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। मतलब कि मनी जो होता है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। अब देखो मनी का एक फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको समझाना है। तो देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी सामान खरीद सकते हो मनी को पे करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ख़रीदनी है बुक, तो बुक के बदले आप क्या कर सकते हो, पैसे दे सकते हो और आपको बुक मिल जाएगी। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर आपको कुछ भी ख़रीदना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बुक ही ख़रीदनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीट देना पड़ेगा। अब आप वीट कितना दोगे, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये, अगर आप 2 किलो दे के आ रहे हो तो सामने बुक स्टोर वाले को वीट चाहिए ही नहीं, वो तो कह रहा है कि मैं तो राइस नहीं खरीदूंगा और आपके पास राइस है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। लेकिन मनी क्या है, वो तो सब ले लेते हैं, ठीक है। बुक स्टोर वाला ऐसे थोड़ी कहेगा कि नहीं मुझे मनी नहीं चाहिए, मैं तो है ना कुछ और ही, मतलब कुछ भी, मैं तो एक खाली पेज लूँगा, ऐसा तो नहीं कहते। मनी तो है, मनी तो एक ऐसी चीज़ है जिसको सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ होता है। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज एक्टिंग हैज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन। इट अवॉइड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड इट इम्प्रूव द ट्रांजेक्शनल efficiency. It also promote allocation efficiency in trade and production of goods and services. Hence it can be said that money was separated the act of sales and purchases. तो देखो मनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट या फिर आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, मतलब कि आप कह सकते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है मनी का वो क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। दो पार्टीज़ के बीच में क्या होता है, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम आता है। इससे आपका टाइम का वेस्टेज नहीं होता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है, जो कि बार्टर सिस्टम में हुआ करता था। इसमें जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। और मनी ने जो है ना वो सेल और परचेज के एक्ट को सेपरेट करा है। और देखो बार्टर सिस्टम में तो क्या होता था, अगर आपको बुक चाहिए तो आपको वीट देना पड़ता था। तो अगर हम बुक वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या कर रहा है, वीट खरीद रहा है ना एक तरीके से बुक के बदले। तो सेल और परचेज दोनों साथ में हो रहे हैं। लेकिन अगर मनी के टर्म्स में अगर हम देखें तो बुक हम खरीद रहे हैं और उसको तो पैसा मिल रहा है, तो उसने तो कुछ नहीं मतलब उसने तो कुछ नहीं खरीदा, उसके पास तो मनी आया। तो जो सेल और परचेज को जो है मनी ने सेपरेट किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सेल और परचेज के एक्ट को किसने सेपरेट किया था, तो मनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट फेस अंडर द बार्टर सिस्टम, हाउ हैज़ मनी सॉल्व इट। देखो जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम होती है बार्टर सिस्टम में, उसको बताना है और साथ ही साथ में मनी ने उसे किस तरीके से सॉल्व किया। दिल्ली 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बार्टर सिस्टम कैन ओनली वर्क when both the person are ready to exchange each other's good, i.e. a person A should have the goods person B wanted and vice versa. But actually this type of double coincidence is rare, especially in modern times. अब देखो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, दो पर्सन्स हैं, पर्सन A और पर्सन B। पर्सन A जो है उसके पास में राइस है और उसको वीट चाहिए। पर्सन B के पास में पर्सन बी के पास में वीट है
और उसको शूज़ चाहिए। ठीक है, अब दोनों की जो वांट्स है वो अलग अलग हो गई। ठीक है, पर्सन ए को तो क्या चाहिए, वीट चाहिए, और उसके पास में है क्या, राइस है। अब वो क्या करेगा, राइस दे देगा पर्सन बी को और उससे वीट खरीद लेगा। लेकिन पर्सन बी को तो शूज़ चाहिए थे ना, वो उन राइस का क्या करेगा, है ना। तो ये क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। अब ऐसे में उनका ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। ट्रांजैक्शन कब होगा, जब पर्सन बी को भी राइस ही चाहिए होंगे। तो ये क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना, कि दोनों व्यक्तियों के पास में सेम चीज़ सेल के लिए होना और दोनों को दोनों के पास में जो अपोजिट चीज़ है वो सेल के लिए होना और अपोजिट चीज़ जो है उनको परचेज करना। ठीक है, लेकिन क्या होता है आज के मॉडर्न टाइम्स में अगर हम देखें तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बहुत ज़्यादा रेयर सिचुएशन होती है। ठीक है, मनी एलिमिनेट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, और इसीलिए जो है मनी क्या करता है, डबल कोइंसिडेंस वांट को ख़त्म कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको राइस चाहिए है ना, पर्सन ए को, हम वापस वही देखते हैं, पर्सन ए को राइस चाहिए और पर्सन बी को शूज़ चाहिए। तो पर्सन ए ने क्या करा, पर्सन बी से राइस खरीद लिए और बदले में उसको पैसे दे दिए। अब वही पैसे वो क्या करेगा, शूज़ वाले को जाके दे देगा और शूज़ वाला उसको शूज़ दे देगा, बात ख़त्म। तो मनी जो है वो क्या करता है, जो प्रॉब्लम होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की, उसको सॉल्व करता है। In modern times, buyer exchange goods for money, the seller exchange goods for money due to the common measure of value function of money. It facilitates an exchange of goods and services and helpful in carrying on trade smoothly. ठीक है, तो मतलब कि जो बायर है उसको क्या चाहिए, उसको जो भी कमोडिटी चाहिए उसके बदले वो पैसे दे देगा, और सेलर को तो पैसे ही चाहिए क्योंकि उसके बदले वो कुछ भी खरीद सकता है। तो इसकी वजह से जो है जो ट्रांजैक्शंस है वो स्मूथली हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द इवैल्यूएशन ऑफ मनी ऑल इंडिया 2008, यानी कि मनी जो है किस तरीके से इवॉल्व हुआ। मनी फाइंड इट्स ओरिजिन टू फैसिलिटेट द नीड ऑफ एक्सचेंज। अर्लियर अंडर द बार्टर सिस्टम, people were dependent on each other to satisfy their wants. Barter system had many problems in itself. Money has all over those problems and hence accepted as a medium of exchange. Money has also overcome the problem of double coincidence of want and lack of common measure of value. तो देखो मनी जो है ना वो क्या करता है, आपकी एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ये है ना एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी को आप स्टोर करके रख सकते हो, मनी से आप स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कर सकते हो, मनी की मदद से जो है आप क्या कर सकते हो, एक कॉमन मेज़र है वैल्यू का। ठीक है, आप कोई भी सामान खरीद सकते हो। तो मनी जो है ना वो बार्टर सिस्टम में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सॉल्यूशन है। ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या चाहिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए, मनी में बिल्कुल नहीं चाहिए। बार्टर सिस्टम में आप जो चीज़ें हैं उनको स्टोर करके नहीं रख सकते, मनी में आप स्टोर करके रख सकते हो। बार्टर सिस्टम में कोई कॉमन मेजर नहीं होता वैल्यू का, मनी में होता है। तो मनी जो है ना उसने सारे जितने भी जो हैं प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम की उन सबको ओवरकम कर दिया है। तो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ इसका एक पार्ट मनी पढ़ा है, अभी बैंकिंग पढ़ना बाकी है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन गया था, इसलिए बैंकिंग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।